हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको इमोशनल डोमिनेंस यानी कि संवेगात्मक प्रभुत्व के बारे में बताऊंगी। पिछली क्लासेस में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की थी। हम देखेंगे कि संवेगात्मक प्रभुत्व क्या है। संवेगात्मक प्रभुत्व का अर्थ है कि बालक जिन संवेगों की अनुभूति करता है उनमें से एक या कुछ संवेग व्यवहार को अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। हर लोग ने बताया कि संवेगात्मक प्रभुत्व का अर्थ है कि व्यक्ति जितने भी संवेग अनुभव करता है उनमें से एक या कुछ उसके व्यवहार को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करते हैं। संवेगात्मक प्रभुत्व जन्म से ही नहीं पाया जाता है, बल्कि यह वातावरण के कारकों के प्रभाव से विकसित होता है। किसी बालक में कुछ संवेग अन्य संवेगों की अपेक्षा कितने अधिक विकसित होंगे, यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि बालक का भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण किस प्रकार का है। उदाहरण के लिए, एक बालक यदि ऐसे वातावरण में पलता है जहाँ पर क्रोध, घृणा और ईर्ष्या का वातावरण रहता है, तो इस बालक में निश्चित रूप से इन संवेगों की प्रधानता होगी। उसमें सुखात्मक संवेग कम से कम होंगे। इसी प्रकार सुखात्मक संवेगों का विकास होता है। बहुधा देखा गया है कि जब बालक के उसके परिवार से संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो उसमें क्रोध और ईर्ष्या के संवेग अन्य संवेगों की अपेक्षा अधिक प्रभुत्वशाली हो जाते हैं। बालकों में संवेगात्मक प्रभुत्व बहुधा उस समय भी उत्पन्न हो जाता है जब उसको उपयुक्त निर्देशन माता पिता से नहीं मिल पाता है। किन परिस्थितियों में किस प्रकार से किन संवेगों की अभिव्यक्ति करनी है, इसका प्रशिक्षण और निर्देशन बहुत कुछ बालक के निकट संपर्क में रहने वाले व्यक्ति करते हैं। निर्देशन के द्वारा बालकों में उन संवेगों को अधिक प्रभुत्वशाली बनाया जा सकता है जो बालक के लिए अधिक लाभदायक और सुखदायक है। संवेगात्मक प्रभुत्व बालक के व्यक्तित्व को भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। एक परिस्थिति विशेष का क्या व्यवहार होगा, यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किन किन संवेगों की प्रधानता है। बालक का स्वभाव और मूड कुछ कुछ संवेगात्मक प्रभुत्व से प्रभावित होता है। जिस बालक में सुखदायक संवेगों की प्रधानता है वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है और जीवन में परिस्थितियों में उसका समायोजन बेहतर होता है। इस प्रकार का बालक दुखद संवेगों का प्रकाशन उस समय करता है जब इनका प्रकाशन करना आवश्यक होता है, परंतु इस अवस्था में व्यक्त चिंता और आक्रामकता जैसे संवेगों की तीव्रता विशेष अधिक नहीं होती है। और जिन बालकों का समायोजन दुर्बल होता है उनमें कष्टदायक संवेग अधिक आवृत्ति और मात्रा में उत्पन्न होते हैं। स्नेह, प्रेम, हर्ष, प्रसन्नता, जिज्ञासा आदि संवेग सुखदायक संवेग हैं तथा ईर्ष्या, भय, क्रोध, घृणा आदि संवेग दुखदायक संवेग हैं। यदि किसी बालक में सुखदायक संवेगों की प्रधानता है तो निश्चय ही उसमें सुरक्षा की भावना होगी, आत्मबल उसका अच्छा होगा तथा विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के प्रति बालक जो अनुक्रियाएं करेगा वो संवेगात्मक रूप से संतुलित होंगी। इस प्रकार के बालकों को दूसरे बच्चे पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों के मित्र भी अधिक होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस तरह के बच्चों को उनके मित्र नेता भी चुन लेते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बालक में सुखदायक संवेगों को बढ़ावा दें। अब हम देखेंगे संवेगात्मक कुसमायोजन तथा संवेगात्मक संतुलन।
संवेगात्मक कुसमायोजन का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति अपने वातावरण की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन करने में असमर्थ या अयोग्य होता है, तो इस प्रकार के समायोजन को संवेगात्मक कुसमायोजन कहते हैं। बालक किसी न किसी मनोवैज्ञानिक वातावरण में रहता है। इस वातावरण की आवश्यकताओं के अनुसार यदि बालक अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है, तब तो यह कहा जाएगा कि उसमें संवेगात्मक संतुलन है, क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक मात्रा में ही संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। परंतु पूर्ण संवेगात्मक संतुलन किसी व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। यह देखा गया है कि बालक की कुछ संवेगों की अभिव्यक्ति में संतुलन पाया जाता है तथा कुछ संवेगों की अभिव्यक्ति में असंतुलन पाया जाता है। तो संवेगात्मक असंतुलन की दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली उच्च संवेगात्मकता, जिसे हाइटेंड इमोशनलिटी कहते हैं, और दूसरी निम्न संवेगात्मकता, जिसे लोअर्ड इमोशनलिटी कहते हैं। इस तरह की संवेगात्मक असंतुलन दोनों ही स्थितियों में बालक की संवेगात्मक अभिव्यक्ति सामान्य न होकर असामान्य होगी। अतः बढ़ी हुई संवेगात्मकता और घटी हुई संवेगात्मकता दोनों ही संवेगात्मक कुसमायोजन के दो पक्ष हैं। ये दोनों ही पक्ष समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। संवेगात्मक संतुलन बालक या कोई व्यक्ति तीन प्रकार से प्राप्त कर सकता है। पहला, बालक अपने वातावरण का नियंत्रण करे। बालक अपने वातावरण का नियंत्रण तभी कर सकता है जब वह अपने दुखद संवेगों को त्याग दे और सुखद संवेगों को अपना ले। परंतु यह एक बालक लगभग 4-5 वर्ष की अवस्था के बाद ही कर सकता है। उसमें प्रशिक्षण के द्वारा सुखद संवेगों को उत्पन्न किया जा सकता है। और संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका यह है कि बालक को संवेगात्मक सहनशीलता सिखाई जाए। बालक में दोनों प्रकार की संवेगात्मक सहनशीलता होनी चाहिए। वह अपने में बढ़े हुए संवेगों को नियंत्रित कर ले, सहन कर ले तथा वातावरण के अन्य लोगों द्वारा व्यक्त अति संवेगात्मकता को भी सहन कर ले। संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने का तीसरा महत्वपूर्ण तरीका यह भी है कि बालक में यदि संवेगात्मकता सामान्य से कम है या निम्न है, तो उसको इसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है कि वह अपनी घटी हुई संवेगात्मकता को उपयुक्त और सामान्य ढंग से व्यक्त करे। बहुत से बालकों में जिज्ञासा संवेग अन्य संवेगों की अपेक्षा सामान्य से कम पाया जाता है। यह संवेग उनके लिए बहुत अधिक लाभप्रद हो सकता है यदि इस संवेग को सृजनात्मकता या बौद्धिक कार्यों की ओर उन्मुख कर दिया जाए। बालकों के लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने सुखात्मक और दुखात्मक सभी प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति संतुलित ढंग से करे, क्योंकि अध्ययनों में देखा गया है कि संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति में बालक का व्यवहार और व्यक्तित्व असंगठित हो सकता है। इस अवस्था में उसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन भी दुर्बल हो जाता है। फलस्वरूप बालक में तनाव, संघर्ष, द्वंद्व जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। घटी हुई या निम्न संवेगात्मकता का अर्थ है कि संवेगात्मक अनुभवों की तीव्रता और आवृत्ति सामान्य से कम हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी बालक से किसी परिस्थिति विशेष में यह अपेक्षित हो
कि वह परिस्थिति के अनुसार क्रोध व्यक्त करेगा, लेकिन अगर वह क्रोध व्यक्त करने के स्थान पर शांत रहता है या आवश्यकता से कम क्रोध व्यक्त करता है तो यह उसकी निम्न या सामान्य से कम संवेगात्मकता है। इस प्रकार की घटी हुई संवेगात्मकता भी बालक के कुसमायोजन का प्रतीक होती है। तो इसके लिए बालक को सामान्य बनाया जा सकता है, उस बालक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। बढ़ी हुई या अति संवेगात्मकता को हरलोक ने परिभाषित करते हुए बताया है कि अति संवेगात्मकता का अर्थ है संवेगात्मक अनुभव की सामान्य से अधिक आवृत्ति और तीव्रता। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि अति संवेगात्मकता में हमेशा स्नायुविक तनाव या नर्वस टेंशन होता है। इस तनाव का प्रकाशन अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ बच्चे इस तनाव के कारण अंगूठा चूस सकते हैं, कुछ अधिक बड़े बच्चे नाखून काटने जैसा व्यवहार कर सकते हैं, सिर खुजला सकते हैं, उच्च स्वर में हंसते हैं या फूट फूट कर रो सकते हैं। जब संवेगात्मक तनाव अधिक मात्रा में होता है तो भाषा संबंधी विकार जैसे कि तुतलाना या हकलाने जैसे अभिव्यक्ति भी हो सकती है। अति संवेगात्मकता के कई कारण होते हैं। इस कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला, शारीरिक कारण। शारीरिक कारकों में 3 कारक प्रमुख हैं: शरीर में विकासात्मक परिवर्तन, थकान और दुर्बल स्वास्थ्य। इन तीनों ही कारकों के कारण बालक की संवेगात्मकता बढ़ सकती है। कुछ अध्ययन में देखा गया है कि नर्सरी स्कूल के बालकों को यदि स्कूल में उपयुक्त मात्रा में आराम और खाने पीने को दिया जाए तो थकान कम रहने के कारण उनमें अति संवेगात्मकता नहीं बढ़ती है। और अगर बच्चे को दुर्बल आहार मिलता है और स्वास्थ्य दुर्बल रहता है तो उन बालकों में तनाव, दुख और असामाजिकता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और यह भी देखा गया है कि गंभीर रोगों की उपस्थिति में भी निरंतर संवेगात्मक तनावों को उत्पन्न करती हैं। वयसंधि अवस्था में बालक में अनेक मनोशारीरिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गति भी तीव्र होती है। कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि वयसंधि अवस्था में जितनी ही तीव्र गति से मनोशारीरिक और ग्रंथीय परिवर्तन होते हैं उतना ही अधिक इस अवस्था में अति संवेगात्मकता का विकास होता है। दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारकों में बुद्धि और आकांक्षा स्तर अधिक महत्वपूर्ण है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि समान आयु के बालकों में जिन बालकों की बुद्धि कम होती है उनमें संवेगात्मक नियंत्रण भी कम मात्रा में होता है या अति संवेगात्मकता की संभावना रहती है। उच्च आकांक्षा स्तर की उपस्थिति में बालकों को कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में उनमें चिंता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चे में आकांक्षा स्तर जितना अधिक होगा असफलता भी उतनी ही गंभीर होगी, फलस्वरूप उतनी ही तीव्र मात्रा में चिंता उत्पन्न होगी। तीसरा कारण है वातावरण संबंधी कारण। बच्चों को उसके परिवार के तथा अन्य लोग किस प्रकार हैंडल करते हैं, बच्चों के आपसी लड़ाई झगड़े, माता पिता का अधिक लाड़ प्यार, माता पिता का बच्चों की ओर ध्यान न देना आदि कुछ ऐसे वातावरण संबंधी कारक हैं जो बालकों में मनोवैज्ञानिक वातावरण से संबंधित होते हैं। और ये सभी कारक बालक की अति संवेगात्मकता को भी महत्वपूर्ण ढंग से
प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं उच्च संवेगात्मकता के क्या प्रभाव होते हैं। अति संवेगात्मकता से जितने लाभ हैं उससे कहीं अधिक कुप्रभाव हैं। जैसे कि पहला, अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष संबंध अति संवेगात्मकता से है। अति संवेगात्मकता की स्थिति में शरीर के आंतरिक अंगों पर स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ता है। रक्त संचालन, पाचन क्रिया, ग्रंथि तथा जनन अंगों आदि सभी प्रकार्य दोषपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा, अति संवेगात्मकता की स्थिति में बालकों के व्यवहार प्रतिमान संगठित नहीं रह पाते। इस अवस्था में बालक के खेल पर भी प्रभाव पड़ता है। उनका मन खेल में नहीं लगता है और उनका खेल संरचनात्मक भी नहीं होता है। तीसरा, अति संवेगात्मकता की अवस्था में बालकों में भाषा संबंधी विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे तुतलाना या हकलाना। चौथा, एक अध्ययन में यह देखा गया है कि बालकों के स्कूल का कार्य भी अति संवेगात्मकता की स्थिति में प्रभावित होता है। बच्चों का पढ़ने और लिखने में मन नहीं लग पाता, कई समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिक चिंता की अवस्था में त्रुटियां अधिक होती हैं। अति संवेगात्मकता की स्थिति में बालकों की मानसिक दक्षता भी कम हो जाती है। शरीर में आंतरिक परिवर्तनों के कारण स्मृति और तर्क आदि की क्षमताएं अति संवेगात्मकता से विशेष रूप से प्रभावित होती है। छठा है, कष्टदायक संवेग जब बालक में अधिक मात्रा में होते हैं तब बालक के व्यवहार को उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण के लोग पसंद नहीं करते हैं। फलस्वरूप उनका सामाजिक समायोजन दुर्बल हो जाता है। नेक्स्ट है, अति संवेगात्मकता का प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व विकास पर भी पड़ता है। इस अवस्था में बालकों का समायोजन दुर्बल हो जाता है, अतः बच्चों का आत्म प्रत्यय भी ऋणात्मक रूप से प्रभावित होता है। बालक की प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता भी प्रभावित होती है। उसका अति संवेगात्मकता की उपस्थिति में प्रत्यक्षीकरण करने का दृष्टिकोण भी दोषपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।